एवरीवन, वेलकम और गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में हमारा जो चैप्टर है हमने ये पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति जो है वो किस तरह से अपने चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच गई थी, किस तरह से वहाँ बास्तिल के दुर्ग में आग लगा दी थी, किस तरह से वहाँ के स्मृति चिन्हों को पेरिस के मार्केट में ले जाकर बेच दिया था, और किस तरह से वहाँ जो है असेंबली जो स्टेट्स जनरल की सभा का आयोजन किया गया था। मिराबियों का हमने इतिहास पढ़ा था, मिराबियों के बाद हमने ओबेसिये का हमने पढ़ा था। राष्ट्रीय सभा जो थी वो किस तरह से राष्ट्रीय सभा बन गई थी। अब ये जो सब बच्चों ये जो इतना तामझाम हुआ था, इतना जो बास्तिल के दुर्ग में आग लगा दी थी, वहाँ के कमांडरों को जला के राख कर दिया था, वहाँ के 7 कैदियों को रिहा कर दिया था, ये पूरा जो तामझाम किया था वहाँ की जनता जो थी, जिसका अधिकांश भाग फ्रांस की जनता का जो अधिकार विहीन था, जिसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिल रहे थे, जो जीवन संकट उनका था, रोटी उनको नसीब नहीं हो रही थी, ये सब जो तामझाम किया गया था बच्चों, ये जो सारी व्यवस्था की गई थी, ये किसके लिए की गई थी? ये फ्रांस में नागरिकों के अधिकारों के लिए की गई थी। आम जनता जो परेशान था, आम जनता के अधिकार के लिए ये सब कुछ किया गया था कि आम जनता को अपना अधिकार मिलेगा, उसको मताधिकार का मिलेगा, उसको मत का प्रयोग किया जाएगा। ये राजा के खिलाफ एक क्रांति थी, ये एक सत्ता के खिलाफ एक क्रांति थी। ये फ्रांस की जो एक लच्चर व्यवस्था थी, उस लच्चर व्यवस्था को फिनिश करने के लिए फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को जगाने के लिए क्रांति की गई थी। अब सबका ध्यान कहाँ रहेगा बच्चों? बोर्ड के ऊपर रहेगा। सबका ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड में। यहाँ देखिए, फ्रांस की क्रांति में आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। फ्रांस की क्रांति में तुर्गो और तुर्गो के बाद में आपने नेकर का नाम सुना होगा। नेकर, ये तुर्गो कौन था, ये नेकर कौन था? 1 बाय 1 करके हम अभी इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तुर्गो कौन है, नेकर कौन है? तुर्गो है, नेकर है, नेकर के बाद में क्लॉन, और क्लॉन के बाद में ब्रायन, और ब्रायन के बाद में वापस कौन आएगा? नेकर। ये सब वित्त मंत्री हैं। ये फ्रांस के क्या है? वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री। यहां देखिए बच्चों, तुर्गो से मैं कहानी को शुरू करूंगा। तुर्गो के बाद नेकर आएगा, नेकर के बाद कैलोन आएगा, कैलोन के बाद ब्रायन आएगा, ब्रायन के बाद वापस कौन आएगा? नेकर आएगा। तुर्गो, नेकर, क्लॉन, ब्रायन, नेकर। तुर्गो जो था ये 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी से 1776 ईस्वी में ये यहाँ का वित्त मंत्री बनता है। नेकर 1776 में आएगा और 1781 तक रहेगा। क्लॉन 1783 में आता है, और ये 1783 के बाद ये कब तक रहता है? ये 1787 तक रहेगा, 1787 तक रहता है। ब्रायन आएगा, फिर बाद में नेकर को नियुक्त किया जाएगा, और फिर 11 जुलाई 1789 के टाइम नेकर को वापस रिटायर्ड कर दिया जाएगा। नेकर बार बार आ रहा है। नेकर यहाँ भी आया, नेकर का फिर यहाँ वित्त मंत्री के पद पर नियुक्ति हुई थी, और फिर 11 जुलाई 1789 को नेकर को उसके पद से हटा दिया था। एंटियोना जो थी वो उसकी रानी थी, लुई 16वें की, और लुई 16वें की रानी ने इसको एक बार फिर हटा दिया था। ये हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, फ्रांस का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति का अध्ययन हम कर रहे हैं। आप सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर है। यहाँ ये वित्त मंत्री है। तुर्गो जो था वो वोल्टेयर का मित्र कहलाता। वोल्टेयर एक दार्शनिक था, और इसकी क्या विचारधारा थी, वोल्टेयर ने क्या कहा था, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। ये वोल्टेयर का वो होता है, वोल्टेयर का एक मित्र कहलाता है तुर्गो वित्त मंत्री था। तुर्गो वित्त मंत्री पद पर रहते हुए तुर्गो ने ये कहा था कि अगर जो है फ्रांस में जो राजकोष खाली हो गया है, फ्रांस के में जो राजकोष खाली हो गया, उस खाली राजकोष को भरने के लिए हमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम करना पड़ेगा, सामंतों की श्रेणियों को समाप्त करना पड़ेगा। ये जितने भी सामंत हैं जो अत्याचार करते हैं, जो कई प्रकार के टाइल है, टिथ नामक ये टैक्स, कोरवी जो सड़क पर जो गुजरने वाले लोग हैं उनसे भी टैक्स वसूल किया जाता है। ये सारे टैक्स जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक
फ्रांस के अंदर राजकोष की स्थिति खराब ही रहेगी। तो इसने दो बातें बताई थी। इसने पहली बात बताई, तुर्गु ने ये कहा था कि जितने भी सामंत हैं, जो श्रेणियां हैं, श्रेणियां प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, श्रेणियों से मतलब होता है बच्चों सबसे पहला जो था वो कुलीन वर्ग था, दूसरा पादरी वर्ग था और तीसरा नंबर का जो जन साधारण का वर्ग था। इन तीनों को एक कर दिया जाए, तीनों को समान कर दिया जाए और समान व्यवस्था रहेगी तभी राजकोष में धन आएगा, वरना राजकोष में धन नहीं आ सकता है। और इसने कहा कि जो गवर्नमेंट जो है वो जो भारत की जनता है, जनता को जो धान सप्लाई कर रही है उस धान पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तुर्गु ने यहाँ दो बात बताई थी। तुर्गु के बाद में यहाँ कौन आया बच्चों? वित्त मंत्री। तुर्गु को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया था और 76 में नेकर आ गया था यहाँ पे। ये भी एक वित्त मंत्री है। नेकर यहाँ क्या डिसीजन देता है? नेकर के समय के अंदर फ्रांस के अंदर बच्चों अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में 13 उपनिवेश जो थे वो अमेरिका के थे, जो गुलाम थे। जिस प्रकार से भारत एक गुलाम देश था, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे और गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था, उसी प्रकार अमेरिका के 13 उपनिवेश भी अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हुए थे। ऐसे 13 उपनिवेश अपने आप से संघर्ष कर रहे थे, अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिस तरह से भारत के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। और फ्रांस का जो लुई सोलवा था उसने एक अच्छा काम किया था। लुई सोलवे ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अंग्रेजों से मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। और उसने अपने यहाँ से, फ्रांस से अपने यहाँ से एक सेना भिजवा दी थी अमेरिका के अंदर। और वो जो सेना भिजवाई थी अमेरिका के अंदर, उस सेना को भिजवाने में जो खर्चा लगा था वो 10 लिबरे खर्चा था। वो कितने लिबरे खर्चा था बच्चों? वो 10 लिबरे खर्चे था। 10 अरब किसको कहते हैं बच्चों? करोड़ों रुपए थे। और ये 10 लिबरे जो था, इससे राजकोष क्या हो गया था? खाली हो गया था। और राजकोष ये किसकी वजह से हुआ था? वित्त मंत्री नेकर की वजह से हुआ था। राजकोष यहाँ पर खाली हो गया और राजकोष खाली हो जाने से अब यहाँ क्या हुआ कि जो रानी जो थी लुई सोलवे की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया था। उसकी पत्नी ने कहा ये कौन है नेकर, और ये कौन है जिसने हमारी पूरी शासन व्यवस्था को, जिसने हमारी आर्थिक व्यवस्था को, जिसने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया था। राजकोष में हमारे जो पहले खूब सारा धन भरा रहता था, आज वो धन खाली हो गया था। और इस नेकर को क्या कर दिया? इसको त्याग पत्र देना पड़ा था। जनता जो थी, जनता इस पर आकर्षित हो गई थी, जनता जो थी इस पर आक्रोश हो रही थी बच्चों। यहाँ अब क्लॉन की बात करेंगे। क्लॉन क्या कहता है? क्लॉन को वित्त मंत्री बनाया कि अब राजकोष को कैसे भरा जाएगा। अब राजकोष को भरने के लिए क्लॉन ने भी एक डिसीजन रखा था बच्चों। क्लॉन ने कहा था, क्लॉन ये कह रहा है कि भाई सामंतों पर टैक्स लगाना चाहिए। सामंत जो है कि जो तुम आम जनता पर टैक्स लगाते हो, जो किसानों पर टैक्स लगा रहे हो, जो वकील पर लग रहा है, जो शिक्षक पर लग रहा है, जो इंजीनियर पर लग रहा है, जो साधारण वर्ग पर जो अत्याचार किया जा रहा है, कोरवी नामक सड़क टैक्स लगाया जाता है, टाइल नामक धार्मिक टैक्स लगाया जाता है, टाइल नामक जो प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, राजा को सीधा जमा कराया जाता है, और टिथ नामक जो टैक्स तुम ले रहे हो, ये सारे के सारे टैक्स तुम किस पर लगाओगे? तुम सामंतों पर अगर टैक्स लगाओगे। क्लॉन ये कह रहा है कि सामंत पर अगर तुमने ये टैक्स लगा दोगे तो राजकोष ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसमें फिलअप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ क्लॉन ने जब ये प्रस्ताव रखा था, और प्रस्ताव रखने के बाद क्या हुआ बच्चों? लुई सोलवे ने एक असेंबली का आयोजन किया था। और असेंबली जो थी उसका नाम था असेंबली ऑफ नोबल। असेंबली ऑफ नोबल की बैठक की गई थी। उसमें प्रथम स्टेट्स के पादरियों को और कुलीनों को वहां बुलाया गया था। पादरी और कुलीनों ने इस असेंबली के अंदर कहा कि सामंतों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस क्लॉन को हटाओ। सबसे पहले ये क्लॉन जो विचारधारा, जो प्रस्ताव रख रहा है, इसको वित्त मंत्री पद से हटाओ, क्योंकि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये सामंतों के खिलाफ बोल रहा है, ये पादरियों के खिलाफ बोल रहा है। और इस क्लॉन को फिर उसके जो है वो असेंबली के अंदर इस क्लॉन को हटा दिया गया था। क्लॉन के बाद में कौन आता है बच्चों? ब्रायन यहाँ पे क्या विचारधारा रखता है? यहाँ पे पार्लियामा जो थी, पार्लियामा होती थी, उसको भंग कर दिया गया था। बाद में उसको ब्रायन को भी वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया था। फिर वापस किसको नियुक्त किया गया कि नेकर को लेकर आओ, नेकर ही कुछ जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा बच्चों। अब यहाँ पे नेकर आ गया था, और नेकर के समय यहाँ कौन कौन सी घटनाएं होती है उसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और डिटेल से अध्ययन हम कर रहे हैं बच्चों। यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है कि 5 मई 1789 की घटना है। 5 मई के बाद में यहाँ 5 मई 1789, 5 मई के बाद एक डेट आती है यहाँ पे, 5 मई के बाद 17 जून 1789। 17 जून 1789 के बाद बच्चों यहाँ पर एक डेट आती है 20 जून 1789, और 20 जून 1789 के बाद फिर यहाँ पे 23 जून 1789, और 23 जून 1789 के बाद फिर 27 जून 1789 आता है। और इसके बाद में क्या आएगा, 11 जुलाई 1789 आएगा। और 11 जुलाई के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट होती है 14 जुलाई 1789 आती है, जो इतिहास में फ्रांस का पूरा तख्ता जो है वो पलट जाता है। और यहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, और तख्ता पलट होने के बाद यहाँ देखिए बच्चों, अब हम 1 बाय 1 करके एक एक डेट का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे 5 मई 1789 को क्या होता है बच्चों, 5 मई 1789 ने, अब लुई सोलवा जो था ये सारी व्यवस्था से वो तिलमिला उठा था, और उसने एक स्टेट्स जनरल रखने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अब एक स्टेट्स जनरल का आयोजन किया जाएगा, और उस स्टेट्स जनरल के अंदर प्रथम सभा के लोग शामिल होंगे, और द्वितीय सभा के लोग शामिल होंगे, तृतीय सभा के प्रतिनिधि जो थे वो बाहर खड़े रहते थे जहां पर ये आयोजन होता था, जहां पर ये मीटिंग की जाती थी। वहां पर तीसरी सभा के लोगों को अंदर जाना वर्जित था। केवल वहां पे कुलीन और पादरी ही केवल ये निर्णय लेते थे कि वास्तव में जो प्रस्ताव रखा जाएगा, और राजा उस प्रस्ताव को फिर राजा को मानना पड़ता था। अब जो प्रथम सभा के और दूसरे कुलीन और पादरी अब जो आम जनता पर जिस प्रकार से जो टैक्स लागू करते थे, वो टैक्स जो है वो राजा को उसको मानना होता था। ऐसी एक राजनीतिक संस्था को स्टेट्स जनरल कहते थे। 5 मई 1789 को इसका आयोजन किया गया था। प्रथम सभा के 300 लोग आ गए थे, दूसरी सभा के 300 लोग आ गए थे, और 600 प्रतिनिधि जो आम जनता के थे वो बाहर की तरफ खड़े हुए थे। अब यहाँ उनको अंदर जाना वर्जित कर दिया था। अब तीसरी सभा के जो 600 लोग थे उनके भी बहुत सारी जनता उनके साथ भी आई थी। सब लोगों ने, जो तीसरी सभा के जो और भी लोग आए थे, तीसरी सभा के लोगों ने वहां पर ये कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब फ्रांस में जीविका संकट है, आम आदमी अब परेशान हो रहा है, आम आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है। फ्रांस की सरकार सारा पैसा इन अमीरों को, इन सामंतों को, इन कुलीनों को सारा खजाना ये अपनी जेब भर रहे हैं, अब ऐसा फ्रांस में नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि अब जो ये स्टेट जनरल का आयोजन किया जा रहा है, इस स्टेट जनरल के अंदर तीसरी सभा का भी बहुमत होगा। राजा ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। अगर जो अधिकांश जनता जो 600 प्रतिनिधि अगर वो बहुमत देंगे तो स्टेट जनरल में सबको पता था कि अगर तीसरी सभा अगर इसमें आकर शामिल हो जाती है तो बहुमत भी तीसरी सभा का ही रहेगा। बच्चों, किसका रहेगा? बहुमत भी तीसरी सभा का रहेगा। इसलिए राजा लुई सोलवे ने उसको अस्वीकार कर दिया था, और अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मैं इस तरह से जो तीसरा बहुमत है वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। और फिर 17 जून जो है बच्चों, यहाँ पे 5 मई के बाद 17 जून को क्या हुआ है कि वो जो तीसरी सभा के लोग जो थे, वर्साई के महल के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा एक टेनिस कोर्ट लगा हुआ था, वहां जाकर बैठ गए थे। अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था कि पूरी जनता के हमारा ही जो है हमारी सरकार रहेगी, हमारे से ही फ्रांस की जो पूरी सरकार चल रही है, हमारे पैसे से ही ये राजा आज मौज मस्ती कर रहा है, हमारे पैसों से ही ये कुलीन मौज मस्ती कर रहा है, हमारे पैसों से ही ये पादरी मौज मस्ती कुलीन कर रहे हैं, ये मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फ्रांस से जाना होगा, उनको सबक सिखाना होगा, इस राजा को सबक सिखाना होगा, इस राजा को राजतंत्र में रहते हुए हमारी हर बात माननी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन करते हैं, ऐलान करते हैं हम। और ये ऐलान कितनी तारीख को किया था बच्चों? 17 जून को ये ऐलान कर दिया था। और 20 जून 1789 को उन्होंने राष्ट्रीय सभा को जो है राष्ट्रीय सभा ऐलान कर दिया था, और 20 जून को सभा की बैठक की गई थी। 20 जून 1789 को सभी राष्ट्रीय सभा के अंदर जितने भी जनता जो थी वो
उस जनता ने यहाँ एक सभा की बैठक हुई थी और इस राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का नाम था जॉन बेली। क्या नाम था बच्चों, ध्यान से सुन रहे हो ना आप, जॉन बेली नाम था। मिराबिये और ओबेसिये ने राष्ट्रीय सभा का नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय सभा को ओबेसिया और मिराबियो ने इसको बनाया था। मिराबियो और ओबे ये दोनों ही पादरी और कुलीन बड़े परिवार से थे, लेकिन आम जनता की सोचते थे, हर जनता की भावनाओं को समझते थे, जनताओं के साथ रह के जमीन से जुड़ना इन लोगों ने सीख लिया था। और ये जानते थे कि जो है ये राजा है, ये पादरी, ये कुलीन बर है, इन लोगों का अत्याचार नहीं चलेगा। और 20 जून 1789 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। 17 जून को ऐलान कर दिया था, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दी गई थी। और 23 जून 1789 को बच्चों, 23 जून 1789 को लुई सोल्वे इससे तिलमिला उठा था और लुई सोल्वे ने कहा कि मैं इस राष्ट्रीय सभा को असंवैधानिक मानता हूं, मैं इसको संवैधानिक मानता ही नहीं हूं। मेरी नज़र में राष्ट्रीय सभा कुछ नहीं है, जनता कुछ नहीं है, हमारा खुद का अपना एक पावर है, हमारे पास में एक सेना है और हम कभी भी इस जनता का विद्रोह कर सकते हैं। जो ये राष्ट्रीय सभा जो कदम उठा रही है, अब यहाँ देखिए 27 जून 1789 को फिर बाद में लुई सोल्वा झुक जाता है, क्योंकि जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और 27 जून को ये कहता है कि नहीं, तीनों स्टेट्स अब एक साथ बैठ सकती है, लेकिन अब समय निकल चुका था। और 11 जुलाई को नेकर को जो था उसको वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया था। और 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के दुर्ग में आग लगा दी थी और वहाँ के कमांडर को हत्या कर दी थी। वहाँ से 7 कैदी को रिहा कर दिया था, वहाँ के स्मृति चिन्ह को मार्केट में बेच दिया था। और इस तरह फ्रांस में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। फ्रांस में एक नई जनता के अधिकारों और नागरिकों के अधिकारों की बात पर आ गई थी, क्योंकि अब जीविका संकट का मामला उत्पन्न हो गया था। बच्चों, अब फ्रांस में लुई सोल्वे का राजतंत्र नहीं चलेगा। अगर राजतंत्र चलेगा भी तो अब जनता के मुट्ठी में होगा राजा, और जो जनता कहेगी वैसा ही राजा को करना पड़ेगा। ये सिस्टम लेकर आया था मिराबिये, ओबेसियो और जॉन बेली लेकर आए थे बच्चों। ये राष्ट्रीय सभा थी, इसको राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों 14 जुलाई के बाद में क्या होता है, अब राजा और राष्ट्रीय सभा के बीच में संघर्ष होगा। अब राष्ट्रीय सभा बनकर तैयार हो गई है। अब वो क्या बनकर तैयार हो गई है, राष्ट्रीय सभा बनकर तैयार हो गई है, राष्ट्रीय सभा। और दूसरी तरफ कौन है बच्चों, यहाँ पे राजा है। अब इन राष्ट्रीय सभा और राजा के बीच में यहाँ जो है अब क्या घटना घटेगी, राष्ट्रीय सभा और राजा कौन है, लुई सोल्वा। ये लुई सोल्वा है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए लुई सोल्वा। अब क्या होगा बच्चों, पेरिस में इसके बाद जब पेरिस में जगह जगह दंगे प्रसाद होने लगे थे, इसी समय यहाँ पे मेरी डी लिफायते, जोसेफ कौन है ये, जोसेफ मेरी डी लिफायते। ये मेरी डी लिफायते ये क्या कहता है, ये इसके पास इसने 48,000 की एक सेना बना ली थी और इसने जो पेरिस में दंगे प्रसाद हो रहे थे वो सारे दंगों को इसने फिनिश किया था। और एक बार की बात है बच्चों, 1 अक्टूबर की बात है, ये 1 अक्टूबर 1789 की बात है। यहाँ पे यानी बास्टिल के दुर्ग को आग लग जाने के 1-2 महीने बाद ही की बात है। ये जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर 1 महीने बाद ही अक्टूबर में 1789 ईस्वी के अंदर वर्साई के महल में ये महल से ही अफवाहें फैल गई थी कि राजा और उसकी पत्नी एंटियोन जो थी और उसके परिवार के लोग जश्न मना रहे हैं, दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। और ये अफवाहें कहाँ फैल गई थी, फ्रांस में फैल गई थी। फ्रांस के अंदर सारी महिलाएं और सारे पुरुष जो थे वो एकजुट होकर कहाँ से गए थे बच्चों, एकजुट होकर पेरिस, जहां पेरिस जो फ्रांस की राजधानी थी, पेरिस से कौन से महल की तरफ गए थे, इस वर्साई के महल की तरफ गए थे। कहाँ गए थे, वर्साई के महल। यहाँ से पेरिस से महिलाएं और पुरुष जो थी वो एकजुट होकर और कोरी नामक वो कोरस बच्चों, कोरस नामक एक गाना गाती हुई कि पाव रोटी का गाना गा रही थी और राजा के खिलाफ अगेंस्ट वो गीत गाती हुई यहाँ से वो जा रही थी। कहाँ जा रहे थे, वर्साई के महल को चारों तरफ से घेर लिया था। वर्साई के महल को घेर लिया था। ये कब, कौन सा डे था, ये 5 अक्टूबर की बात होती है बच्चों। ये 5 अक्टूबर के दिन ये सारे यहाँ जाके इस महल को घेर लिया था। 5 अक्टूबर की बात थी। और 5 अक्टूबर अगले नेक्स्ट डे फिर यहाँ से फिर वो गाना गाती और कोरस का गाना गाती वापस कहाँ, 6 अक्टूबर को यहाँ पेरिस पहुँच गए थे। ये चारों तरफ ये राष्ट्रीय सभा का
एक तहलका मच रहा था। ये राष्ट्र सभा की जो क्रांति थी, ये राष्ट्र सभा का जो जज्बा था, ये पूरे फ्रांस के अंदर, पूरे फ्रांस में हर प्रत्येक जनता को ये लग गया था कि अब राजा की नहीं चलेगी, अब सामंतों की नहीं चलेगी, अब यहाँ जो ये पादरी है उनकी नहीं चलेगी। और इस तरह जो है बच्चों, यहाँ अब राष्ट्रीय सभा ने सामंतों की सुविधाओं को समाप्त कर दिया था। राष्ट्रीय सभा ने जितने भी जो सामंत थे उनके सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। राष्ट्रीय सभा ने टाइल और टाइद और टिथ नामक जो टैक्स वसूल किए जाते थे वो सारे टैक्स अब समाप्त कर दिए थे। अब यहाँ पर कि अब एक ही नई कागजी मुद्रा चलेगी, अब लिब्रे उब्रे कुछ नहीं चलेगा, लिब्रे उब्रे बंद कर दिया था। और उन्होंने जो धर्माधिकारी जो चर्च के थे उनके सारे नियमों को चेंज कर दिया था कि अब चर्च जो रहेगा वो राज्य से अलग रहेगा। अब चर्च का मामला अलग रहेगा, राज्य का मामला अलग रहेगा, राज्य चर्च पर कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। और अब जो उनकी सारी सुविधाओं को फिनिश कर दिया गया था और अधिकारों की घोषणा की गई थी 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने अधिकारों की जो है वो अनाउंस किया था। इस तरह के ये नियम लगाए थे कि अब जो है जो पहले वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आप मेरे विचारों से जरूर सहमत होंगे और अपन फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं कि राष्ट्रीय सभा के बाद अब आगे जो रहेगा वो आतंकवाद का युग रहेगा। आतंकवाद, कौन आतंकवादी था, कौन जो था जिसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, रॉबस्पियर कौन था जिसने आतंक का साम्राज्य चलाया था। लुइस सोल्वे को वर्साई के महल से घींच के लाए थे और उसको उसको गिलोटिन पे चढ़ाया था। गिलोटिन पे चढ़ा के उसके प्राण निकाल दिए थे। रॉबस्पियर ने हजारों लोगों की हत्या की थी, कत्लेआम मचाया था। वो आतंक का साम्राज्य था, वो रॉबस्पियर था बच्चों। और रॉबस्पियर की जो क्लास रहेगी वो नेक्स्ट डे रहेगी बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।